प्रिय साथियों, नमस्कार। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम आपकी सेवा में देश के सबसे बड़े जनसमूह अन्य पिछड़ा वर्ग के विषय में एक वीडियो सीरीज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो सीरीज़ के ऐतिहासिक महत्व एवं प्रासंगिकता के विषय में हमने प्रथम एपिसोड में बताया है। हमने इस वीडियो सीरीज़ का नाम दिया है अन्य पिछड़ा वर्गों की समस्याओं के मूल कारण तथा उनके निदान के उपाय। क्योंकि वीडियो सीरीज की विषय वस्तु पूर्णतः तकनीकी स्वरूप की है, अतः कम से कम समय में हम अधिक से अधिक तथ्यों को आपके सामने रख सकें, इसके लिए हमने एक आलेख तैयार किया है जिसे हम पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। निवेदन है कि कृपया हमारे प्रस्तुतिकरण की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे, अपितु जिन विषय वस्तुओं को हम प्रस्तुत करते हैं उनकी गहराई पर ध्यान देने का कष्ट करेंगे। इस वीडियो सीरीज का 5वां एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत है। अब हमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों के अपने मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों व मान सम्मान को पाने के लिए निम्न अवधारणाओं एवं रणनीतियों के साथ युद्ध लड़ना होगा। पहला बिंदु, पूना पैक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ए इंटरनेशनल ट्रीटी। ये वीडियो सीरीज का उपशीर्षक है। पूना पैक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता, इंटरनेशनल ट्रीटी। इस कथन को सिद्ध करने के लिए यहाँ विषय से हटकर कुछ मूलभूत राजनीति शास्त्रीय बातों का उल्लेख करना आवश्यक है, इसलिए कि एक नई अवधारणा को मन में उतारने के लिए ये अनिवार्य है कि उसकी भूमिका बैकग्राउंड अच्छी तरह से तैयार कर दी जाए। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की अवधारणा पश्चिम से आई है और भारत के लिए ये नया शब्द है। राष्ट्र को परिभाषित करने अथवा एक राष्ट्र क्या है, इसके क्या क्या मापदंड होने चाहिए जिससे कि वो एक राष्ट्र नेशन कहला सके या परिभाषित हो सके। व्यावहारिक एवं सामान्य रूप से एक राष्ट्र को परिभाषित या निर्धारित करने के लिए 4 मापदंड बताए गए हैं। इन 4 प्रमुख मापदंडों के आधार पर किसी एक राष्ट्र को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। एक राष्ट्र ऐसे लोगों का जनसमूह, ग्रुप ऑफ द पीपुल है, जिनकी आम भौगोलिक उत्पत्ति, कॉमन ज्योग्राफिकल ओरिजिन, आम इतिहास, कॉमन हिस्ट्री, आम संस्कृति, कॉमन कल्चर एवं आम आस्था, कॉमन फेथ है। यह अनिवार्य नहीं है कि चारों मापदंड एक साथ हों, इनमें से कोई एक अनुपस्थित भी रह सकता है। इस प्रकार सारांश में राष्ट्र एक जनसमूह है, जबकि भारत में झूठे बुद्धिजीवियों ने राष्ट्र, नेशन को एक देश, कंट्री या राज्य का पर्याय बनाकर जनता के सामने प्रस्तुत किया है। उदाहरण के तौर पर यदि हम एकदम से शब्द राष्ट्र या नेशन का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पलट पर एकदम से भारत का नक्शा, देश की भौगोलिक राजनीतिक सीमा आ जाती है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए अरबी उर्दू शब्द कौम, जो राष्ट्र, नेशन के लिए प्रयुक्त होता है, का उच्चारण करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पटल पर निश्चय ही किसी एक देश, भारत का नक्शा नहीं आएगा, अपितु कुछ खास लोगों का जनसमूह आएगा। इससे सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्र कोई भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं से घिरे क्षेत्र, जिसे हम देश कहते हैं, का नाम नहीं है, वो जनसमूहों का नाम है। हाँ, यूरोपीय पश्चिमी देशों के देश राष्ट्र का पर्याय हो सकता है,
किंतु भारत के लिए नहीं। राष्ट्र की कुछ लाक्षणिक विशेषताएं भी होती हैं, जैसे एक देश में कई राष्ट्रीयताएं हो सकती हैं। देयर मे बी सो मेनी नेशनलिटीज इन ए कंट्री, और राष्ट्रीयताएं किसी एक देश की सीमा से बाहर भी अपना विस्तार कर सकती हैं। ए नेशन में गो बियॉन्ड ए कंट्री और स्टेट। ये दोनों लाक्षणिक विशेषताएं भारत एवं भारतीय उपमहाद्वीप के मामले में लागू होती हैं। इन विशेषताओं का वर्णन करना यहाँ प्रासंगिक नहीं होगा। जिज्ञासु पाठक दलित साहित्य अकादमी बेंगलोर की पूर्व संदर्भित पुस्तकों को पढ़ने का कष्ट करें। अर्थात हमने पिछले एपिसोड्स में इस विषय में कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों के संदर्भ दिए हैं। पूना पैक्ट इसी प्रकार 3 राष्ट्रों, पहला उपनिवेशीय यूरोपीय अंग्रेज राष्ट्र, दूसरा इस देश के मूल निवासियों अछूतों। ध्यान दें, तत्कालीन समय में अन्य पिछड़ा वर्ग भी अछूत की श्रेणी में ही थे, अवर्णों तथा तीसरा सवर्णों, हिंदुओं, सनातनियों, ब्राह्मणवादियों, उच्च जातीय शासक वर्गों आर्यों के बीच हुआ था। तत्कालीन अंग्रेज शासकों के समक्ष सवर्णों आर्यों ने यह लिखित समझौता पैक्ट किया था कि पृथक निर्वाचन अछूतिस्तान की एवज में 10 वर्ष के अंदर अछूतों को समान रूप से शासन प्रशासन में भागीदारी दे देंगे तथा उनका सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक स्तर भी अन्य सभी लोगों के बराबर कर देंगे, जिससे कि उन पर थोपे गए सभी अभिशाप दूर हो जाएंगे एवं वे इज्जत व बराबरी की जिंदगी बसर करने लगेंगे। इस प्रकार उच्च जातियां इस समझौते की शर्त को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध एवं वचनबद्ध सिग्नेचरीज एंड प्रोमिसरीज हैं। 10 वर्ष बाद देखा गया कि कोई खास उपलब्धि नहीं हुई। पुनः 10 वर्ष के लिए आरक्षण व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया। यहाँ राजनीतिक आरक्षण व्यवस्था से सरोकार है, फिर भी कोई खास उपलब्धि नहीं रही। इस प्रकार प्रति 10 वर्ष बाद की अवधि बढ़ती रही और 70 वर्ष के बाद भी पूना पैक्ट के प्रावधानों का कोई खास लाभ लोगों को नहीं मिला। अर्थात ये जो राजनीतिक आरक्षण है प्रति 10 वर्ष बढ़ाया जाता है और 70 वर्ष बीतने के उपरांत भी इन वर्गों की कोई विशेष तरक्की या इनके मान सम्मान में कोई समाधान कारक वृद्धि नहीं हुई है। उल्टे देश में कुछ ऐसी भौतिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया चली कि गरीब और गरीब हो गया तथा अमीर और अमीर हो गया। इन सब बातों से क्या प्रमाणित होता है? एक तो यह कि उच्च जातीय शासक वर्ग ने इस व्यवस्था को अपने हित में सत्ता हथियाने के लिए भरपूर प्रयोग किया। वोट हमारा या राज तुम्हारा एक स्लोगन एक समय काशीराम जी ने दिया था। दूसरे यह कि कभी भी उच्च जातीय शासक वर्ग ने दिल से या सच्ची लगन से पूना पैक्ट के प्रावधानों को लागू नहीं किया और न ही करना चाहता है। तीसरा बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ है कि इसी पूना पैक्ट बनाम आरक्षण को लेकर देश में भारी हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ होती रहती है और अंदर से सवर्ण वर्ग जो है अछूतों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछले वर्गों से नफरत करता है। अब इन सब बातों को लेकर के कुछ प्रश्न इस प्रकार से उठते हैं। पहला प्रश्न, पूना पैक्ट जो हमारे विचार से एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, क्या उच्च जातीय राष्ट्र ने इसे अमान्य नहीं किया है और क्या वे अपनी वचनबद्धता से मुकर नहीं गए हैं? दूसरा प्रश्न, जब पूना पैक्ट के प्रावधान संविधान में शामिल कर लिए गए हैं तो क्या उच्च जातीय सवर्ण राष्ट्र जो कि देश आज़ाद होने
से अब तक शासन प्रशासन पर काबिज हैं ने संविधान के आमुख के अनुसार उसे मानने, अंगीकार और आत्मसात करने की वचनबद्धता का पालन किया है या फिर संविधान को ही ठुकरा दिया है। तीसरा प्रश्न, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इत्यादि पर इन मुद्दों को नहीं उठाया जा सकता? चौथा प्रश्न, और जब आरक्षण दाता द्वारा वचनबद्धता को कई बार भंग कर दिया गया है तो क्या उस पुरानी मांग पृथक निर्वाचन पद्धति को पुनः नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इसी के एवज में पुनः पैक किया गया था और इस मांग को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जा सकता? पांचवा प्रश्न, शासक वर्ग द्वारा संवैधानिक प्रावधानों जो कि हमारे मानवाधिकार कहलाते हैं को ही नामंजूर कर दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी मांग उठाए जाने के अलावा और कोई हमारे पास चारा बचता है? प्रिय साथियों, इस प्रकार इन प्रश्नों के साथ हम इस 5वें एपिसोड को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है और हम कुछ मूलभूत बातों पर चर्चा कर रहे हैं तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने और हमारी वीडियोस अधिक लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नमस्कार।